पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे होते हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश देकर उस पर बोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है छात्रों की भाषा बोधन का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए अवतरण का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। जो भी लिखना हो कम से कम शब्दों में लिखें। यदि शीर्षक देना हो तो किसी अन्य कागज पर सोचकर 2 से 3 शीर्षक लिख लें, फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यदि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो उचित उत्तर दिए गए विकल्पों में से सावधानी पूर्वक छांटें। उदाहरण, निर्देश गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। भारत एक विशाल देश है। यह एशिया में दक्षिण की ओर स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत को 4 साधारण भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ है। 2. दक्षिण का विशाल उपजाऊ मैदान। 3. पूर्व में असम के जंगलों का दलदल वाला क्षेत्र। 4. पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहीं से पूरे भारत का राजकाज देखते हैं। जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजधानी है, जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। प्रश्न 1. भारत के दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कौन से सागर हैं? उत्तर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। प्रश्न 2. भारत को कौन से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? उत्तर, भारत को इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तर का बर्फ से ढका पर्वतीय क्षेत्र। 2. दक्षिण का विशाल उपजाऊ मैदान। 3. पूर्व में असम के जंगल का दलदल वाला क्षेत्र तथा 4. पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र। प्रश्न 3. भारत की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर, भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। प्रश्न 4. संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? उत्तर, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 5. इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक भारत एक विशाल देश। विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में पर्यटन का मुख्य आकर्षण है ताजमहल। ताजमहल संसार के सबसे सुंदर आश्चर्यों में से एक है। संसार के इस महान आश्चर्य को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो की याद में बनवाया था। सन 1662 में उसका विवाह शहजादा सलीम अर्थात शाहजहां के साथ हुआ। खुर्रम के पिता जहांगीर ने बड़ी धूमधाम के साथ यह विवाह करवाया। अर्जुमंद बानो की अनुपम सुंदरता के कारण उसको मुमताज महल की उपाधि मिली। मुमताज महल और शाहजहां के बीच अत्यधिक प्रेम था। वह सुंदर तो थी ही, समझदार और बुद्धिमती भी थी। राजकाज के मामलों में वह शाहजहां का हाथ बटाया करती थी। प्रश्न 1. विदेशी पर्यटकों के लिए ताजमहल मुख्य आकर्षण क्यों है? उत्तर, ताजमहल संसार के सबसे सुंदर आश्चर्यों में से एक है, अतः विदेशी पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का मुख्य केंद्र है। प्रश्न 2.
ताजमहल का निर्माण किसने किसकी याद में करवाया था? उत्तर, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो की याद में करवाया था। प्रश्न 3, अर्जुमंद बानो को कौन सी उपाधि तथा क्यों मिली थी? उत्तर, अर्जुमंद बानो की अनुपम सुंदरता के कारण उसको मुमताज महल की उपाधि मिली थी। प्रश्न 4, मुमताज महल किस प्रकार की महिला थी? उत्तर, मुमताज महल सुंदर, समझदार तथा बुद्धिमती महिला थी। वह राजकाज में शाहजहां का हाथ बंटाया करती थी। प्रश्न 5, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक ताजमहल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कदकाठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न क, रानी ने क्या बुद्धिमानी दिखाई? 1, घोड़ों के गुण पहचान गई। 2, उन्होंने घोड़े नहीं खरीदे। 3, 1 और 2 दोनों। 4, इनमें से कोई नहीं। ख, उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या है? 1, अविश्वास। 2, पूर्व। 3, निकृष्ट। 4, उपर्युक्त सभी। ग, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। 1, रानी का चमत्कार। 2, रानी की सूझबूझ। 3, 1 और 2 दोनों। 4, इनमें से कोई नहीं। घ, रानी ने एक समान दिखने वाले घोड़ों का मूल्य अलग अलग लगाया क्योंकि 1, एक ही घोड़े की आवश्यकता थी। 2, घोड़ों की पहचान नहीं हुई। 3, एक घोड़ा अस्वस्थ था। 4, उपरोक्त सभी। अंगा, इस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए बताइए कि रानी में कौन सा गुण था? 1, पारखी दृष्टि। 2, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। 3, घोड़ों की जानकारी। 4, उपरोक्त सभी। एक बार 2 मित्र राघव और आदर्श दूसरे शहर में पैसा कमाने जा रहे थे। शहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में बहुत से शेर और भालू थे। चलते समय दोनों ने कहा कि वे सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा डरावना सा भालू उनकी ओर आ रहा है। डर के मारे राघव तो अपना वादा भूल गया और भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, परंतु आदर्श को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह बहादुर और बुद्धिमान था। उसने अपनी माँ से सुना था कि भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता। वह अपनी सांस रोककर ऐसे लेट गया जैसे मर गया हो। भालू ने आकर उसे सूंघा और मरा हुआ समझकर चला गया। राघव ने पेड़ से उतरकर आदर्श से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? आदर्श बोला, भालू कह रहा था कि स्वार्थी मित्र से सदा दूर रहो। बहुविकल्पीय प्रश्न क, भालू ने आदर्श को क्यों नहीं खाया? 1, मरा जानकर। 2, दया करके। 3, 1 और 2 दोनों। 4, इनमें से कोई नहीं। ख, आदर्श की किस बात ने उसकी जान बचाई? 1, आदर्श की स्मरण शक्ति ने। 2, आदर्श की बुद्धिमत्ता ने। 3, आदर्श की वीरता ने। 4, इनमें से कोई नहीं। ग, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। 1, नटखट भालू। 2, चालाक राघव। 3, स्वार्थी मित्र। 4, उपरोक्त सभी। घ, राघव क्यों भाग गया? 1, भालू को देखकर। 2, आदर्श से छुपने को। 3, 1 और 2 दोनों। 4, इनमें से कोई नहीं। अंग, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? 1, मित्र झूठे होते हैं। 2, स्वार्थी मित्र से दूर रहो। 3, पहले अपनी जान बचाओ। 4, दूसरों की मदद मत करो।